Hi students, this is Deepsankar here and today we are going to discuss on conservation of plants and animals. Okay, this is the third part of this chapter. Already हम दो पार्ट बना दिया इस चैप्टर का. Okay, आज हम इस सेशन में जो टॉपिक को कवर करेंगे वो है नेशनल पार्क. ठीक है, पहले तो हम देखेंगे नेशनल पार्क के बारे में, हम यहाँ डिटेल्स में स्टडी करेंगे. उसके साथ साथ देखेंगे कि रेड डाटा बुक क्या होता है. ठीक है, उसके साथ देखेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है, एंड उसके साथ देखेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को कैसे रिसाइकलिंग किया जाता है. ठीक है, एंड लास्ट में हम देखेंगे रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वो कैसे रिफॉरेस्टेशन किया जाता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये देख लेते हैं नेशनल पार्क क्या होता है. ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशन में बोला था कि नेशनल पार्क क्या होता है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या है. ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, ये जो रिजर्व्ड एरिया होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है, जहाँ पर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट्स, वो हैबिटेट्स को फ्रीली यूज कर सकते हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेज को वहाँ पर फ्रीली यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये जो नेशनल पार्क जो ये जो रिजर्व एरिया होता है, यहाँ पर किसको रिजर्व किया जाता है ना, फ्लोरा, फाना, लैंडस्केप एंड कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है. ठीक है, तो सातपुरा नेशनल पार्क ए फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इंडिया का पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो है सातपुरा नेशनल पार्क. इंडिया का जो पहला रिजर्व फॉरेस्ट है वो है सातपुरा नेशनल पार्क. ठीक है, और उसके बाद जो है फाइनेस्ट इंडियन टीक, फाइनेस्ट इंडियन टीक जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, ईस्ट फॉरेस्ट में मिलते हैं. ठीक है, फाइनेस्ट इंडियन टीक जो होता है वो इस सातपुरा नेशनल पार्क में मिलते हैं. ओके, यहाँ पर क्या बोला गया है देखो, रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इनसाइड द सातपुरा नेशनल पार्क. ये जो सातपुरा नेशनल पार्क है यहाँ पर रॉक शेल्टर्स पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पर मिला एक्चुअली. ठीक है, एक क्या होता है, ये जो रॉक शेल्टर्स होता है ये क्या होता है देखो, दीज आर द एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स. तो ये जंगल्स में जो आदिम अधिवासी जो रहते थे उस टाइम, तो उसका लाइफ क्या था. ठीक है, उसका एक एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं. कहाँ पर, ये रॉक शेल्टर्स में. क्योंकि ये रॉक शेल्टर में उस टाइम प्री हिस्टोरिक टाइम में जो ह्यूमन बींग्स वहाँ पर रहते थे वहाँ पर. ठीक है, उसका जो लाइफ स्टाइल था उसका एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल. तो उस जो प्रिमिटिव पीपल है उसका लाइफ कैसा था उस टाइम, उसका एक आइडिया हम सबको देते हैं. ओके, उसके साथ साथ क्या क्या मिलते हैं ना, रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिच शेल्टर्स. ये जो शेल्टर्स रॉक शेल्टर्स होता है वहाँ पर रॉक पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग्स कुछ तस्वीर हम देखने को मिलते हैं. ओके, ये जो शेल्टर होता है इसमें ये सब देखने को मिलते हैं. ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमराई बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमराई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर 55 रॉक शेल्टर को आइडेंटिफाई किया गया है. ठीक है, फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मेन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स. यहाँ पर जो पेंटिंग्स को मिलते हैं, ठीक है, उस पेंटिंग में क्या क्या था ना, एनिमल्स और मेन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, उसका फाइटिंग वहाँ पर दिखाई देता है. ठीक है, उसके साथ साथ कैसे ह्यूमन बीइंग उस टाइम उस टाइम एनिमल्स को हंटिंग करते थे, उसका एक उसका एक उसका पेंटिंग यहाँ पर दिखाई देते हैं. ठीक है, डांसिंग उसका पेंटिंग दिखाई देते हैं. ठीक है, कैसे वो उस टाइम वो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे. ठीक है, उसका तस्वीर इस पेंटिंग में दिखाई देते हैं. ठीक है, अभी वो जो एरिया है, अभी वो जो रॉक शेल्टर्स है वहाँ पर कुछ ट्राइबल्स अभी भी वहाँ पर रहते हैं. ट्राइबल्स मतलब जो आदिम आदिवासी होते हैं वो अभी भी वहाँ पर रहते हैं. ठीक है, नाउ सी द वी हैव लिसन द नेम सातपुरा टाइगर रिजर्व. ये जो सातपुरा टाइगर रिजर्व है उसका
नाम हम सब सुना था पहले, ठीक है। दैट ये जो टाइगर रिजर्व होता है ये एक टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट लॉन्च किया था वो टाइगर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है टाइगर प्रोजेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ना, वो ये इंश्योर करते हैं कि द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। हमारा कंट्री में टाइगर पॉपुलेशन का कैसे टाइगर सर्वाइव करते हैं, ठीक है, वो उसको कैसे मेंटेनेंस किया जाता है वो इंश्योर करते हैं ये टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, ये टाइगर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी यही है, ठीक है। Now see, the tiger is the one of the many species which are slowly disappearing from our forest। तो टाइगर एक ऐसा स्पीसीज है जो धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं हमारा ये जो फॉरेस्ट से, ठीक है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। तो ये जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो ऐसा एक यूनिक फॉरेस्ट है, यूनिक रिजर्व एरिया है जहाँ पर टाइगर का पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम तो एनिमल्स लाइक द लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, तो बरसिंघा वे आर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। तो ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है ऐसा एक टाइम था, उस टाइम यहाँ पर लायंस, एलिफेंट्स और बफेलोज को देखने को मिलते थे, ठीक है। तो एनिमल्स हुज नंबर्स आर diminishing to a level that they might face the extinction are known as the endangered animals। तो endangered animals क्या होता है ना, इसका एक इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो एनिमल्स होता है ऐसा कुछ एनिमल्स होता है जो धीरे धीरे एबोलिश होते जा रहा है हमारे वर्ल्ड से, ठीक है, ठीक है, वो सर्वाइव कर रहा है जीने के लिए, ठीक है। ऐसा एनिमल्स को कहा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट। तो ये जो एनिमल्स होता है इसको सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा है सर्वाइव करना, ठीक है, क्योंकि उसका जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इसीलिए बहुत हमारा गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज किया। हमारा इंडिया में जितने सारे नेशनल पार्क है उसको वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल को इम्पोज किया गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग करना, हंटिंग करना, कैप्चरिंग करना, जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं उसको कैप्चरिंग करना, फायरवुड को कलेक्शन करना, मेडिसिनल जो प्लांट्स रहते हैं उसको कलेक्ट करना यहाँ पर अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बींग वहाँ पर जाके ये सब एक्टिविटी वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। We see that the small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals। जो bigger animals होता है उससे ज़्यादा डेंजर में है जो छोटा एनिमल्स होता है, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स होता है वो बहुत ही डेंजर मूड में है। At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। देखो हम क्या करते हैं ना, हमारे आसपास जितने जो स्नेक्स रहते हैं, फ्रॉग्स रहते हैं, तो लेजर्ड्स रहते हैं, उसको हम बिना सोचे उसको हम मार देते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोचते उसका एक इम्पोर्टेंस रहता है हमारा इकोसिस्टम में, ठीक है। हम अगर उसको मार देंगे ऐसे तो वो हमारे लिए भी बहुत ही हार्मफुल होते जाएंगे, ठीक है। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। देखो वो साइज में छोटा हो सकता है लेकिन उसका जो रोल है इकोसिस्टम में उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एक फूड चेन जो होता है, जो फूड वेब्स जो होता है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। ये जो इकोसिस्टम होता है वो कैसे बनता है, ये जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन आता है ना, इकोसिस्टम के अंडर में जितने सारी प्लांट्स होता है, ठीक है,
जितने सारा एनिमल्स होता है और जितने सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सब आता है। उसके साथ साथ ये भी आता है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉयल, रिवर डेल्टास, वो भी आता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि रेड डाटा बुक होता क्या है। देखो, रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक होता है जहाँ पर जो एंडेंजर्ड जो एनिमल्स और प्लांट्स होता है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया भी ऑल्सो एक रेड डाटा बुक को मेंटेन करते हैं जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, जितने सारी प्लांट्स और एनिमल्स इंडिया में मिलते हैं उसको वहाँ पर मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है ना, मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ समथिंग टू अनदर। तो एक पार्ट से, कोई भी एक प्लेस से अनदर प्लेस में मूवमेंट करना उसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या होता है ना, ये जो बर्ड्स होता है वो एक पार्ट से फ्लाई करके दूसरे पार्ट में चला जाता है, तो इसीलिए ये बर्ड्स को कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होता है ये फ्लाई करते हैं बहुत दूरी तक। ठीक है, बहुत दूरी एक एरिया में वो चला जाता है। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में ये जाते हैं उस जगह में, क्योंकि इसका पीछे क्या कॉज होता है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, तो वो उस टाइम जाते हैं क्यों, किस लिए ना, वो जो ये जो बर्ड्स जिस एरिया में वो रहते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट में वो रहते हैं, उस वहाँ पर ये हो सकता है कि बहुत ही कोल्ड होता है, वो जो हैबिटेट्स होता है, नेचुरल हैबिटेट्स होता है, वो बहुत ही कोल्ड होता है और इनहॉस्पिटेबल होता है कि अंडे देने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो कोई भी कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, एवरी ईयर एक पर्टिकुलर टाइम में वो उस जगह में चला जाता है जहाँ पर बहुत ही अच्छा क्लाइमेट रहता है, उस जगह में चला जाता है, वहाँ पर जाके अंडे देते हैं वो अंडे को। ठीक है, तो इसीलिए ये माइग्रेटरी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है फ्लाई करके। तो अभी हम देख लेते हैं कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखो कैसे हम पेपर को रिसाइकलिंग करेंगे। तो वी नो दैट द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। तो हम सबको पता है कि पेपर को हम 5 to 7 टाइम्स उसको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, हम जो पेपर घर में यूज करते हैं पढ़ाई करने के लिए और कुछ काम करने के लिए, तो वो पेपर बाद में उसको हम 5 to 7 टाइम्स उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, बाद में उसको हम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे, तो वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ए ईयर। तो अगर कोई एक स्टूडेंट एक शीट पेपर को एवरीडे बचा सकता है, उसको सेव कर सकता है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा ना, बहुत जितना ट्रीज को हम काटते हैं एवरी ईयर, तो उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, ये जो यूज्ड पेपर होता है उसको हम रिसाइकलिंग करके उसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, बाई दिस वी नॉट ओनली सेव द ट्रीज, इससे हम ओनली ट्रीज को सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम एनर्जी और वाटर को भी सेव कर रहे हैं। कैसे ना, ये जो पेपर को हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी और वाटर को जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, इससे अलावा जो जब हम पेपर को मैन्युफैक्चर करते हैं इस टाइम हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हम पेपर को रिसाइकलिंग करके यूज कर लेंगे तो इससे क्या होगा ना, पेपर जो पेपर मेकिंग करने के लिए जो हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसका यूज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कि रिफॉरेस्टेशन। देखो रिफॉरेस्टेशन होता क्या है ना, रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज।
मतलब क्या बोला गया है ना, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, उस फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, वहां पर हम न्यू ट्रीज को प्लांटिंग करके रिस्टोर करेंगे। किसको ना, फॉरेस्ट को रिस्टोर करेंगे। इसको कहा जाता है रीफॉरेस्टेशन। क्या बोला गया है, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया वहां पर न्यू ट्रीज को प्लांटिंग करके रीस्टॉकिंग करना, ठीक है, रिस्टोर करना फॉरेस्ट को, इसको कहा जाता है रीफॉरेस्टेशन। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम पीसीज। वहां पर जो न्यू ट्रीज को देखो, वहां पर जो फॉरेस्ट पहले थे, वहां पर जिस पीसीज का प्लांट्स वहां पर थे, ट्रीज वहां पर थे, सेम पीसीज का प्लांट्स वहां पर प्लांटिंग करना चाहिए, ठीक है। वी शुड प्लांट एटलीस्ट सेम ट्रीज, सॉरी मेनी ट्रीज एज वी काट। हम जितने ट्रीज को काट रहे हैं तो उसके साथ साथ उतने ही ट्रीज को वहां पर प्लांट करना चाहिए, ठीक है। Reforestation can take place naturally also. Reforestation naturally ये हो सकता है, ठीक है। If the forested area is left undisturbed, it re-established itself. Okay, अगर हम कोई भी डिफॉरेस्टेड एरिया को नहीं डिस्टर्ब करेंगे तो वो खुद को री-एस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है। In natural reforestation there is no role of human being. तो ये जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन जो प्रोसेस होता है, जहाँ पर नेचुरली रिफॉरेस्टेशन होता है, वहाँ पर ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं रहते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड द ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। तो हम सब तो क्या करते हैं ना, फॉरेस्ट को बहुत ही डैमेज करते हैं, ठीक है। बट वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन। तो अगर हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए ये जो ग्रीन वेल को रिटर्न करना होगी, ठीक है, बहुत, ठीक है, मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांटेशन करना होगी, ठीक है। इससे अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वी नो दैट द इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, हमारा इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट है, ओके। इसका ये जो एक्ट है इसका एम क्या है ना, फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट्स एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। क्या बोला गया है ना, जो नेचुरल फॉरेस्ट रहते हैं उसको प्रिजर्वेशन करना एंड कंजर्वेशन करना, ये एक्ट का एम है, ओके, लक्ष्य है। एंड उसके साथ साथ क्या बोला गया है ना, मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट के आसपास जो पीपल रहते हैं उसका बेसिक जो नीड्स होता है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही। तो अभी हम देखेंगे कि देख लेते हैं जितना हम इस सेशन में कवर किया वो फिर एक रिकैप कर लेते हैं। पहले तो हम देखा कि नेशनल पार्क होता क्या है, तो वहाँ पर जो इंडेंजर्ड एनिमल्स होता है वो क्या होता है, वो कैसे इंडेंजर्ड मोड में चला गया, उसके बारे में हम देखा। एंड उसके साथ साथ हम देखा कि रेड डाटा बुक क्या होता है, उसमें किसको एंट्री करके रखा जाता है, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स होता है, प्लांट्स होता है, उसको यहाँ पर एंट्री करके रखा जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमने देखा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को कैसे रिसाइकलिंग करके हम फॉरेस्ट को सेव कर सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को नहीं करना पड़े, ओके। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि रिफॉरेस्टेशन होता क्या है एंड कैसे हम बहुत मोर एंड मोर ट्रीज को हम प्लांटिंग करके जो फॉरेस्ट डैमेज हो गया उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही। तो ये जो चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये खत्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।